नमस्कार। आज द अश्विल पावर शो में हमारे साथ मौजूद हैं श्री अमीन कागजी, जो कि वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र किशनपोल से विधायक हैं। आइए आज इनके साथ इनके विचारों, इनके अनुभवों और इनके जीवन पे प्रकाश डालते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द अश्विल पावर शो में आने के लिए। सर, अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा आप बताएंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा बीता और धीरे धीरे करके उस जीवन ने आपको एक राजनेता के रूप में कैसे शेप किया? देखिए बेसिकली मेरा जो लाइफ की बिगनिंग है, मैं सांगानेर से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी जो समाज सेवा में थे और कांग्रेस पार्टी के एक जो ग्रास रूट के कार्यकर्ता और जो थे वो एक उस तरह का काम था, समाज सेवा से रिलेटेड। कांग्रेस के जब मेरा बचपन का दौर था और जब मैं थोड़ा थोड़ा आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ी, तो मैं बेसिकली वालिद साहब के साथ, घर में सबसे छोटा हूँ मैं, हम 6 भाई हैं। तो बाबूजी अक्सर सारे बड़े नेताओं से मिलते थे। पार्टी की जितनी भी मीटिंग्स होती थी और कोई धरने प्रदर्शन होते थे तो उनके साथ जाना होता था। तो वहाँ से मेरे को इंस्पायर हुआ मैं अपने आप से कि भाई मेरे को पॉलिटिक्स में कुछ करना चाहिए। ओके। तो बेसिकली मेरे पिताजी जो राजनीति में थे और जयपुर शहर जिला कांग्रेस के 10 साल अध्यक्ष रहे, तो उस टाइम थोड़ा सा मैं एक्टिव होके, और हालांकि मैं पीसीसी मेंबर 2003 में बन गया था। अच्छा। कॉर्पोरेट मेंबर बना था 2003 में। उस जमाने में शायद बीडी कल्ला जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। ओके ओके। सर, आपके कार्यकाल के दौरान कब ऐसे मोमेंट्स आए जहाँ पे आपको लगा कि हाँ, मेरे काम से एक्चुअल में ग्राउंड पे लोगों पे कुछ इम्पैक्ट पहुँच रहा है, जिससे आपको और मोटिवेशन आया अपने सफ़र को तय करने के लिए? नहीं, देखिए जब भी कोई अच्छा काम होता है तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। मतलब लोग ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो आपको लोग इंस्पायर भी करते हैं, काम मोटिवेट भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए कि और आपको अच्छे काम करें। तो एक अपने आप ही इच्छा शक्ति डेवलप होती है कि हम जब अच्छा काम करते हैं, कोई किसी किसी के काम आते हैं। बेसिकली आजकल लोगों का माइंडसेट बड़ा डिफरेंट हो गया पॉलिटिक्स को लेके। पॉलिटिक्स, जहाँ तक मेरा खुद का मानना है, पॉलिटिक्स नितांत रूप से समाज सेवा है। मतलब इसको अदरवाइज लेते हैं लोग बाग, लेकिन 100% मेरा मानना ये है कि राजनीति में, और उसी व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए जो अपना सब कुछ डिवोट कर दे अपने लोगों के लिए और सब कुछ कुर्बान कर दे, तभी राजनीति में आना चाहिए। और लोगों के आजकल माइंडसेट और प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया, लोग बाग डिफरेंट तरीके से सोचने लग गए हैं। जी सर। सर, आपने विधानसभा में कई तरह के क्वेश्चंस उठाए हैं, मैंने खुद ने भी देखा है, काफ़ी मोटिवेशन आता है सर वो देख के। आपने सर ये क्वेश्चन उठाया था कि कई बार बहुत गंभीर क्राइम्स के अंदर भी कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत लो रहती है, तो इसके प्रति सर आपकी क्या चिंता थी? थोड़ा इस बारे में प्रकाश डालिए। नहीं, ये जो नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है उसके अंदर ये फैक्ट्स हैं पूरे राजस्थान के। और जब ये एक्चुअली लोगों को समय पे न्याय मिले, समय पे जो लोग सरकार किसी की भी हो, मैं ये बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर कोई आपके पास कोई तकलीफ लेके थाने में आदमी आ रहा है, पुलिस प्रशासन के पास आके मिल रहा है और उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा, उसको न्याय नहीं मिल रहा, उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ रही, लोग इन्वेस्टिगेशन रेशो हमारा कम हो रहा है, एफआईआर ज़्यादा लग रही हैं, तो ये भी दिखाता है कि हमारे को बहुत ज़्यादा प्रशासनिक तंत्र जो पुलिस का है उसको सुधरने की आवश्यकता है। मतलब उसको और अपने आप में सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से लोगों को राहत दे सकें। जी सर। ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपने बात कही कि वो, मैंने जब डेटा देखा, मैंने पोर्टल पे सारे डेटाज हैं, तो राजस्थान में ये एक थोड़ा सा तकलीफ का विषय है कि इसमें जो कन्विक्शन रेट है वो कम है। सर, एक चीज़ और आपने मुद्दा उठाया था विधानसभा के अंदर, वो ये कि जयपुर का जो सेक्टर प्लान है, जोनल प्लान है और मास्टर प्लान है, इसको लेकर कुछ इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं।
तो सर आपकी इस चिंता के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए सर। देखिए, मैंने विधानसभा में भी कहा है, और मास्टर प्लान जो है वो शहर की जीवनी होता है। मतलब वो एक तरीके का मास्टर प्लान है कि लॉन्ग टर्म में आप कहाँ, कैसे, क्या, कब होगा, ये एक मास्टर प्लान का मंतव्य भी यही है। अब आप ये बताइए कि 2025 का मास्टर प्लान जो है, 2000 जो चल रहा है अभी, मास्टर प्लान जो है 2011 का मास्टर प्लान चल रहा है, आज 25 हो गई। अब जब हमारे को, अब सरकार कोई भी हो, लेकिन मास्टर प्लान तो समय पे लागू होना चाहिए ना। आज आप शहर को बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे गांव नगर पालिका से हटके और शहर में आ गए, जेडीए परिसीमा बढ़ गई, उसकी सीमाएं बढ़ गई, उसमें गांव आ गए। उसका हमारे पास प्लान नहीं है, हमारे पास सड़कें कैसे बनेंगी, हमारे वहाँ कौन कौन से जोन होंगे, एजुकेशन को कहाँ हम कैटर करेंगे, इंडस्ट्री को कहाँ लेके जाएंगे, रेजिडेंशियल किस तरीके से बढ़ेगा, इंस्टीट्यूशनल किस तरीके से बढ़ेगा, और जो सार्वजनिक जीवन में जो चीज़ें गतिविधियाँ होती हैं, जैसे आजकल शादियाँ जिस लेवल पे हो रही हैं, वहाँ शादी हाउस भी बहुत बड़े बड़े बनते हैं। तो ये सारे मास्टर प्लान की ही देन होती हैं। हम आज न्यायिक प्रणाली ऐसी जटिल तरीके से है कि कोर्ट में जाने के बाद उसका निस्तारण कब होगा, कैसे होगा, कोई भी ज़मीन मास्टर प्लान, सड़कों में सड़क के अंदर रास्ते में मकान बना लेता है आदमी, वो रोड अलाइनमेंट चेंज नहीं होते, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। तो मास्टर प्लान तो हमेशा, इसी वजह से मैंने कहा कि मास्टर प्लान को आप तत्काल प्रभाव से लागू करें, नए वाले को। जी सर। तो देखा हमने मास्टर प्लान से बहुत तरह का डेवलपमेंट हमारा जुड़ा हुआ है, और एक स्ट्रीमलाइन विजन अगर टाइम पे मिल जाए तो वो बहुत ज़रूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए। इसी बात को लेके मैंने सदन में चिंता व्यक्त की थी। सर आपने एक 275 करोड़ रुपए का सीवर प्रोजेक्ट भी था, उसमें आपने कई तरह की अनियमितताओं के बारे में बात उठाई थी। तो सर उसमें हम शहरी जो परियोजनाएं हैं, इसमें पारदर्शिता और कंसिस्टेंसी हम ज़्यादा बढ़ाएं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अब जैसे हमारी जब सरकार थी, तो हमने लास्ट मोमेंट पे ये टेंडर हुआ था और जारी भी हो गया था, वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया था, लेकिन इत्तेफाक से सरकार बदल गई। बदलने के बाद जो इन्होंने इस परियोजना का बेड़ा गर्क करा है, 270 करोड़ रुपए में से सुनने में आ रहा है 70-75% इन्होंने धरातल पे काम ही नहीं किया, पैसा उठा लिया, दुनिया भर का भ्रष्टाचार, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी डीपीआर हमने इतने तरीके से उसकी डीपीआर बनाई थी, शहर का इतना ज़बरदस्त हम सीवर प्लान था हमारा, लेकिन सब चौपट कर दिया इन्होंने, सारे अधिकारी खा गए, दुनिया भर का भ्रष्टाचार हो गया। जहां हमारी 4 इंची की लाइन थी, हमने प्रपोज करी थी 6 इंची की लाइन, अब वो 6 इंची की लाइन कहीं थी तो उसके अंदर 4 इंची की लाइन डाल दी, कहीं 8 इंची की लाइन थी तो वहाँ 6 इंची का पाइप अंदर डाल दिया, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा उनको, और सारी जो प्रोजेक्शंस थे वो बिगड़ गए, सारी चीज़ें सत्यानाश कर दिया उस प्रोजेक्ट का, पूरा ख़राब हो गया। पूरा शहर गंदगी के अटा पड़ा है, सीवर लाइन इतनी परेशान कर रही है पूरे शहर में। जी सर। सर सीवर लाइंस और ये सब चीज़ें बेसिक हेल्थ हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आपने बताया था पहले भी, कई सारी तरह की हमारी वाटर बॉर्न डिजीजेस यहाँ से जन्म लेती हैं और हमारे लोगों को परेशान करती हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आप कंटेमिनेशन होगा, सीवर लाइन और पानी की पीएचडी की लाइन में मिल जाती हैं अक्सर, घर में पानी के सप्लाई जो जारी है, फ्रेश पानी में कंटेमिनेशन सीवर लाइन का होता है, तो बीमारियां तो फैलती हैं, जल ठहराव होता है, भर जाता है, मच्छर हैं, बदबू है, बीमारियां हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है समय से होनी चाहिए। और जयपुर जैसी हिस्टोरिकल सिटी, जिसको गुलाबी नगरी कहते हैं अपन, हमारे पास यूनेस्को अवार्ड है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, वो यहाँ से एक मैसेज लेके जाएं कि हाँ जयपुर जो है बेहतरीन सिटी है बेहतरीन सिटी है, लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी जो हैं, इन्होंने, और ख़ास तौर से हमारी मेरा जो 7 साल का एक्सपीरियंस है, अगर सबसे करप्ट कोई डिपार्टमेंट है तो सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के लोग सबसे ज़्यादा करप्ट हैं, सबसे ज़्यादा करप्ट हैं। सभी सरकारें पैसा देती हैं योजनाओं परियोजनाओं के लिए, लेकिन ये बेड़ा गर्क करते हैं, इनको पता नहीं क्या चोरी करने में मज़ा आता है, स्कीमों को इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। सर किशनपोल जयपुर में ऐतिहासिक वॉल सिटी के रूप में हमें देखा जाता है। सर यहाँ पे व्यापार पर्यटन
और साथ ही साथ विरासत, तीनों चीज़ें मौजूद हैं। तो सर जब हम विकास करते हैं तो इन तीनों में एक संतुलन कैसे बना के रखें? देखिए, अब जैसे हमारा शहर है, जो परकोटे की मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें सब तरफ का काम होता है। उसमें ठठेरा भी हैं, उसमें रंगरेज भी हैं, उसमें पन्नीगर भी हैं, उसमें नीलगर भी हैं। उसके अंदर हमारे जो निहारी समाज भी है, जो सिरकी घर का काम करते हैं, जो हमारे एक वो रहमानी समाज है, जूतियाँ बनाते हैं। तो बहुत खूबसूरत सिटी है, ठठेरा समाज है हमारा। ज्वेलर्स, यहाँ की ज्वेलरी बहुत फेमस है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे इतना कंजेशन हो गया कि अब घरों में काम नहीं हो सकता है। हमारे पास आर्ट है, आर्टिजन है, लेकिन जब तक हम इन लोगों को, अगर इनको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाना है, तो हमारे को यहाँ से या तो इनको यहाँ मूलभूत सुविधाएं दें, लेकिन वो संभव नहीं, क्योंकि हर आदमी का व्यापार का स्केल बढ़ गया है। अब आप छोटे से कारोबार में अपना घर तो चला सकते हैं, लेकिन आगे की भविष्य की प्लानिंग नहीं कर सकते। उसको लेकर सरकारों को हमको ये सोचना पड़ेगा कि इनके क्लस्टर यूनिट्स बनाएं, इनकी बड़ी प्लानिंग करें। मूर्तिकार समाज है, निहारी हैं, हमारे क्या नाम थे, हमारे ठठेरा समाज है, नीलगर समाज है, ज्वेलरी बनाने वाले लोग हैं, प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन से काम करने वाले लोग हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए क्लस्टर यूनिटें बना के और एक अलग से व्यापारिक स्टैंडर्ड थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। जी सर। सर मैन्युफैक्चरिंग को खास तौर से प्रमोट करना पड़ेगा। सर मैं बीते साल चाइना भी जाके आया था, तो वहाँ पे मैंने ये सेम चीज़ जो आप बता रहे हैं ये चीज़ें देखी कि उन्होंने अलग अलग क्लस्टर्स बना रखे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के, और वो क्लस्टर इतना एक्सपर्ट हो गया है कि वो वर्ल्ड को केटर कर रहा है। वो केवल रीजनल नेशनल डिमांड नहीं, वो इंटरनेशनल डिमांड को केटर कर रहा है। आप देखो ना, चाइना में शहर के शहर एक एक चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होने की गुंजाइश है। लेट्स होप होगा, आज नहीं कल करेंगे। सर पुराने शहर में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या काफ़ी लंबे समय से एक चर्चा का मुद्दा है। सर इस समस्या को लेके और क्या क्या नए समाधान हम कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सरकार जैसे अगर हमने प्रेडिक्शन नहीं करा 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल आगे का, तो हमारी ये चीज़ें होने वाली हैं। आप देखिए, मेट्रो कब हमारी शुरू हुई थी, मेट्रो का एक फेज़ बना, उसके बाद सब 2008 के बाद में कोई नया काम हम नहीं कर पाए। सरकारें भारतीय जनता पार्टी की भी आई, कांग्रेस की भी सरकार आई, दोनों बार सरकार कांग्रेस की आई जब भी हम मेट्रो की बात करते हैं। बीजेपी की सरकार आई, कुछ करा ही नहीं। अभी जो बीजेपी की सरकार ने जो काम करा, उसमें ऐसा हो गया कि जो हमारा मेट्रो का जो फेज़ था, जिसको हमने चालू करा था, उसमें स्टेशन ही गायब कर दिया। मतलब माइंडसेट ही चेंज हो जाता है लोगों का। भाई, आपने डीपीआर बनाई, आपने टेंडर कर दिया, वर्क ऑर्डर कर दिया, काम शुरू हो गया, उसके बाद आप परियोजना में छेड़छाड़ कैसे कर सकते हो? लेकिन करते हैं, हठधर्मिता है। रामगंज का जो रेलवे स्टेशन था अंडरग्राउंड मेट्रो का, वो गायब कर दिया। हमें आगे हमें पता है कि इसके गलता जी भी जुड़ना चाहिए, इसके अंदर खोले के हनुमान जी वाला मंदिर है वो भी जुड़ना चाहिए, हमें आमेर भी लेके जाना है, हमें ये क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर भी लेके जाना है। सारी चीज़ें करनी है, हर चीज़ डुएबल है, बट किसी चीज़ को बंद करके आगे बढ़ना तो ये कोई समझदारी मैं नहीं समझता। जी सर, समझा। सर आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, लेकिन आपने काफ़ी सारे मंदिर निर्माण और काफ़ी सारे धार्मिक स्थलों को विकास में भी अपना काम किया है, तो इसके पीछे की अपनी सोच के बारे में से थोड़ा बताइए। नहीं, मैं इसमें मेरी बिल्कुल थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। मैं माइनॉरिटी का एमएलए हूँ, मुस्लिम हूँ इसलिए माइनॉरिटी का बोला ही जाएगा हूँ मैं। लेकिन जब तक मेरे को मेजॉरिटी के लोग नहीं देंगे वोट, तो मैं कैसे एमएलए बनूंगा? नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी जो संवैधानिक पोस्ट है, ये समझिए, उसके साथ तो हमें न्याय करना पड़ेगा। आपको जीतने के बाद ना आपके लिए कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई जात है, ना बिरादरी है। आपका काम है लोगों की मदद करना, सेवा करना, उनके काम करना, बगैर किसी पक्षपात के करना। उसी को लेकर मैं तो जब जब लोग, चाहे कोई मंदिर के लिए आता है, मस्जिद के लिए आता है, किसी चांदपुर शमशान का काम मैंने करवाया, कब्रिस्तान का मैंने काम करवाया,
मंदिरों के बहुत सारे मैंने काम कराए, तो ये सभी काम कराने पड़ते हैं और करने भी चाहिए। सर जब इस तरह की जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी में लीडर हैं जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी के साथ हैं, सर कई बार कम्युनल टेंशन्स भी होती हैं, इसको हैंडल करने का सर आप इसको हैंडल आप कैसे करते हैं इतनी पीसफुली? देखिए, इसमें माइंडसेट क्लियर होना पड़ता है कि कोई आदमी चाहे किसी भी मजहब धर्म का हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर आपने ये अपने मन में सोच रखा है कि आप पार्शल नहीं होना है, आपको जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो सब चीज़ आराम से हो जाती है। शासन है, प्रशासन है, तंत्र है, सब चीज़ हैं, अधिकारी हैं, अधिकारी भी संभालते हैं, उनको भी अच्छे बुरे का तमीज़ है कि भाई कब कैसे टाइम क्या चीज़ को इन्फ्लेम होने से रोका जा सकता है, तो वो सब करते हैं। और हमारा भी नैतिक दायित्व यही है कि शहर में अमन, चैन, सुकून, प्यार, मोहब्बत, सौहार्द ये सब बना रहे, सब लोग आगे बढ़ें। आज और इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जी सर। युवाओं के लिए सोचना है, महिलाओं को, बच्चियों के लिए सोचना है, रोज़गार कैसे बढ़े, युवाओं के लिए नौकरियां कैसे मिलें, इंडस्ट्री कैसे डेवलप, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं मानता मैं कि आप पार्शल हो जाओ और हिंदू मुसलमान की बात करते रहो, सारे दिन मंदिर मस्जिद की बात करते रहे, यही करते हैं, तो ये चीज़ें चलती नहीं है। इसीलिए चलते नहीं। ये शॉर्ट टर्म गेम है। अगर आपको लंबा सोचना है, लंबी बात करनी है, तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि हम कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं। आज हम सैटेलाइट हॉस्पिटल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, तो हम आज के लिए नहीं बना रहे, हम 50 साल के लिए बना रहे हैं, हम हमारी पीढ़ियों के लिए बना रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए, लोगों के लिए बना रहे हैं। हम आज हैं, कल नहीं है, लेकिन वक्त तो यही है, लोग याद करें आपको कि फला टाइम पे फला एमएलए थे, उन्होंने ये काम किया था। तो मिसाल कोई चीज़ छोड़ोगे ही नहीं आप अपने, तो फिर मज़ा नहीं है ना लाइफ का। बिल्कुल सही फिर बात तो है। बहुत लोग आते हैं जो गुमनामी में आते हैं, चले जाते हैं, कोई नाम लेने वाला ही नहीं रहता उनका। लेगेसी नहीं क्रिएट कर पाते। लिगेसी जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे तो लोग कैसे मानेंगे कि फिर आपकी जनरेशन को भी तो कोई उसको भी तो थोड़ा सा अपने आप को प्राउड फील होना चाहिए, आप आने वाली जनरेशन को। जैसे आज मेरे पिताजी हैं, तो सलीम कागजी के नाम से आज मैं उनकी विरासत मेरे को मिली है, पॉलिटिकल विरासत। तो मैं अपने आप को उससे देखता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पिताजी इतने समाज सेवी, इतने डिवोटेड, इतने डेडिकेटेड लोगों की मदद करते थे। तो आज मेरे को उसका कहीं ना कहीं लाभ मिला है, तो आने वाले समय में मेरे बच्चों को लाभ मिलेगा, मेरे परिवार को लाभ मिलेगा, लोग पहचानेंगे। यही तो होता है। आप 2 रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन नाम नहीं है, तो फिर क्या है? और नाम अच्छे में माना जाए, अच्छे व्यक्ति के रूप में माना जाए, दैट्स इम्पॉर्टेंट। बहुत बहुत गहरी बातें करी हैं सर आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर राजस्थान की युवा आबादी जो है वो बहुत बड़ी है, और युवाओं को सर विकास के लिए आजकल नई नई भूमिका निभा रहे हैं, जैसे स्टार्टअप कल्चर काफ़ी चल रहा है। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नए नए युवाओं को? देखिए, आने वाला जो युग है, जो सामने चैलेंजेस दिख रहे हैं, एआई हमारे सामने खड़ा है। चैलेंजेस किसी टाइम पे हमने जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे, तो लोग उसको कंप्यूटर को कहते थे कि ये क्या करेगा क्या करेगा, लेकिन आज सब कुछ कंप्यूटर पे, ये कंप्यूटर जब भी तो काम एआई आ गया। एआई में आप देखो ना कैसी कैसी चीज़, आज तो जो ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है उसमें भी एआई यूज़ हो रहा है। कम बात है क्या ये? तो हमको तो बहुत कुछ सोचना है, हम तो बहुत बहुत कुछ करना है भाई। बहुत लंबी प्लानिंग चाहिए हमारी जनरेशन के लिए। हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड को सुधारना पड़ेगा, हमारे कैरिकुलम पे हमको विचार करना पड़ेगा, हम किस तरह से हमारी जनरेशन को आगे लेके जाएं। बहुत सारी चीज़ें। सर इतना आपका बिजी प्रोफेशन है, आपको बहुत सारी चीज़ें सुबह से शाम तक मैनेज करनी होती हैं, इसके बीच में सर आप अपना एक लाइफ में बैलेंस कैसे बना के रखते हैं, और एक मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बना के रखते हैं, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप तो कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स ऐसा कोई राजनीति में आदमी नहीं है जिस पे आरोप नहीं लगाओ। अच्छे बुरे सब तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, आपका विज़न क्लियर है, आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं, तो मैं नहीं समझता चिंता करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ।
मेरा माइंडसेट क्या है, मैं कितना डेडिकेटेड हूँ, कितने लोगों की मदद करता हूँ, आई एम नॉट वरीड। अच्छा। मैं चिंता उस बात की नहीं करता, मैं चिंता इस बात की करता हूँ कि मेरे लोग, मेरी जनता, मेरे को जिन लोगों ने विश्वास दिया है अपना, उनके कैसे काम आ सकूं, उनके लिए क्या कर सकूं। अगर आप ये इस माइंडसेट के साथ में हैं तो लोग अपने आप समझते हैं। सर, एक आम जनता आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, वो आपके दिमाग में क्या एक इमेज रहती है कि मेरे को एक अपने आम वोटर के लिए या फिर एक मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक व्यक्ति के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों पे खड़े उतरना है? देखिए, बेसिकली 2 साल, 5 साल, 10 साल के टेन्योर में आप सोचें सब कुछ कर लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर जो भी आपके पास समय है, जितना लोगों ने आप पे भरोसा किया, एतमाद किया, आपको इस पोजीशन पे लेके आए कि आप लोगों के लिए कुछ करें, तो यू हैव टू, आपको करना ही पड़ेगा, आपको करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप इस माइंडसेट के साथ में लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, उनकी हर हर मुसीबत में, हर सुख दुख में उनके साथ हैं, तो लोग अपने आप जानते हैं कि हाँ, यही व्यक्ति है जो हमारे साथ खड़ा है, इसी को आगे लेके जाना है। बहुत अच्छा सर। सर, अगर जयपुर में आपको एक बदलाव लाने का मौका मिले कि जो आप कहेंगे बिल्कुल वो सच हो जाएगा, तो एक कौन सा बड़ा बदलाव लेके आना चाहेंगे आप? देखिए, बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस हैं शहर में आजकल। एक तो हमारे सबसे बड़ा ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। एकदम से ये 3-4 साल में हमने देखा है कि ये इतना ज़बरदस्त हमारे सामने प्रॉब्लम आई, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी थी कि भाई इस तरह के जाम लगेंगे शहर के अंदर। एक तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, सारे हम सबको सोचने की ज़रूरत है उसके अंदर कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। सरकार भी सोचे, मास्टर प्लान के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, उसको जल्दी से जल्दी उसमें काम करे। इंफ्रा पे बहुत बड़ा काम होने की आवश्यकता है शहर के अंदर। फ्लाईओवर्स बने, अंडरपास बने, अंडर ब्रिज बने, सबवेज बने, तभी जाके सुधारीकरण की तरफ बढ़ सकते हैं हम शहर में। और हॉस्पिटलिटी के लिए, अब हॉस्पिटल, हम एसएमएस हॉस्पिटल की बात करें, एसएमएस हॉस्पिटल में वो आईपीडी टावर हमने शुरू करा था, उसको इन्होंने आके रोक दिया। अब वो उसको वापस शुरू करा है, 200-250 करोड़ रुपए का और एक्सपेंशन उस पर, मतलब और बाहर बढ़ गया। तो जो समय पे परियोजनाएं लाई जाती हैं, उनको चाहे सरकार किसी की भी आए, लेकिन योजनाओं को रोकना भी हमारे लिए दिक्कत होती है। आज एसएमएस में ओपीडी देखिए आप, बेइंतहा ओपीडी है, परेशान बिल्कुल। है। मेरे यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल बना खड़ा है, मैंने 18 करोड़ से हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन आज इनके पास पैसा नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं दे पा रहे, टेबल कुर्सियाँ नहीं है। आप ये देखिए, जो सरकार टेबल कुर्सी यही अरेंज नहीं कर पा रही है, 1.5 साल से चिट्ठियां लिखते लिखते परेशान हो गया मंत्री को और इनको। तो ये चीज़ें कौन सोचेगा, कोई सोचने वाला नहीं है। वहाँ मेरे यहाँ मैंने गर्ल्स कॉलेज बनाया, गर्ल्स कॉलेज में बिल्डिंग बन के तैयार हो गई रातों रात। वो स्कूल कॉलेज कहीं दूसरे के चल रहा था, दूसरे दिन प्रिंसिपल ने ला के हॉस्पिटल में, वो सॉरी कॉलेज में बच्चों को ला के नीचे ज़मीन पे ही बैठा दिया। दिस शुड नॉट हैपन। आप जब आप इतना बढ़िया स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, तो आप फर्नीचर भी अरेंज कराएं, आप उनको बैठने की टेबल कुर्सियां भी दें बच्चों को। मतलब कैसे क्या कर सकते हो? आपके हॉस्पिटल बना दिया, टेबल कुर्सी फर्नीचर नहीं है, स्कूल बना दिया, बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है, मतलब बैठने के लिए दरी पट्टी नहीं है, बेसिक इंफ्रा होना बेसिक इंफ्रा ही नहीं है, आप बैठा रहे हो बच्चों को लाके। व्हाट द हेल यू आर डूइंग? आई डोंट नो। ये समझते ही नहीं है चाहिए, समझते हैं। भाई। आपने आज 18 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बना दिया, आप 2 करोड़ रुपए में कहते कहते थक गया, आप 2-3 करोड़ रुपए विधायक कोटे से ले लीजिए। आप प्रॉपर फर्नीचर दें, प्रॉपर दवाइयाँ रखने के लिए फ्रिज भी चाहिए, दुनिया भर के इक्विपमेंट भी चाहिए, ओटी भी चाहिए, बेड्स भी चाहिए, आईसीयू के लिए ऑक्सीजन लाइन भी चाहिए। हॉस्पिटल ऐसे ही थोड़ी बनता है। लेकिन लाके हटदर्मी है, कुछ नहीं कर रहे 2-2 साल से। ऐसे ही कॉलेज चालू कर दिया, कॉलेज में बच्चों को, मैंने इतनी इच्छा से कॉलेज बनाया था, रातों रात बच्चों को लाके, और कोई ऑनलाइन जो है आजकल ये नया कल्चर चला है, उसका मुख्यमंत्री जी ने, अमित शाह जी को ऑनलाइन करा दिया। अब अमित शाह जी को क्या पता कौन से कॉलेज का मैं लोकार्पण कर रहा हूँ।
दिखा दिया, बनाया हमने, अमित शाह जी से लोकार्पण करा लिया। न दरी पट्टी है, न कॉलेज में हेडमास्टर के फर्नीचर है, न टीचर्स को बैठने के लिए कुर्सी टेबल है, कुछ भी नहीं है। क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आती है। समझ गया। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा सेंसिटिव होने की जरूरत है। सेंसिटिव हम ही तो होंगे, और कौन होगा जी भाई। ये तो करने वाले लोग कौन हैं? या तो पॉलिटिकल लोग हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के लोग हैं। इनको सोचने की जरूरत है। 20 करोड़ की बिल्डिंग है तो 2 करोड़ रुपए भी भाई कहीं से भी सरकार से लें, एमएलए विधायक कोटे से लें, प्रॉपर इंफ्रा तैयार करके बैठाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो नए युवा हैं यही धीरे धीरे कल के इन्हीं सारी पोजीशंस पे आने वाले हैं। अब नया युवा पीढ़ी के मंत्री होंगे, नई पीढ़ी के ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ऑफिसर्स होंगे। तो सर आप नई युवा पीढ़ी को अपने माध्यम से क्या कहना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के? देखिए, समय बदल रहा है जी, समय बदल रहा है। युवा पीढ़ी जब भी नए फील्ड में आती है, चाहे कोई इंडस्ट्री में आए, चाहे कोई नौकरी में आए, चाहे कोई इस पॉलिटिकल फील्ड में आए, तो वो एक नया कॉन्सेप्ट, नया आइडियोलॉजी, नई थॉट प्रोसेस के साथ में आता है अपने फील्ड में। और ज़माना तो बदल रहा है, तो जब तक हमारी पुरानी चीज़ों को हम नहीं बदलेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। देश में अपार संभावनाएं हैं। आज 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, जिसमें से 60-65% यूथ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 100 करोड़ लोग जो हैं यूथ हैं, 100 करोड़ लोग के करीब यूथ है, 200 करोड़ हाथ हैं भाई हमारे पास। कम ताकत थोड़ी हमारे पास, शक्ति कम थोड़ी है, लेकिन हमें उलझा रखा है, हमारी डायरेक्शन चेंज कर दिया। आप आज देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा फिर ये तरीके की डिबेट डिस्कशन बहुत सारे हैं, लेकिन ये समय नहीं है। लेकिन हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पीपल, वो उस पर ध्यान दे दिया। माइंडसेट जो है ना, उसको डाइवर्ट करने की तरफ ध्यान है। इंस्पाइट ऑफ दिस कि हम इनको क्या यूटिलिटी लें, इनकी, इनसे कैसे काम लें, इनकी ताकत, इनकी शक्ति, इनके हाथों को कैसे काम में लें, इस और ध्यान नहीं दे रहे हम। इनको डाइवर्ट कैसे करें, क्योंकि हमारे पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं मांग लें, हमारे पास नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं मांग लें। जबकि हमारा काम क्या है कि इनको मेन स्ट्रीम में लाएं और इनका काम, इनसे इनकी शक्ति को काम मिले। बिल्कुल सही, बहुत गहरी बात बोली है सर आपने। राहुल गांधी जी कहते हैं हमेशा कि हमारे पास यूथ है। आज देखिए ना, राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा चलाई पूरे हिंदुस्तान में, कायाकल्प हो गई, लोग समझ गए कि हम युवा शक्ति क्या है। राहुल गांधी पहले वाले राहुल गांधी नहीं रहे। अब 5 साल में जो मतलब जितना बड़ा परिवर्तन आया है, सोच भी नहीं सकते। और आ रहा है धीरे धीरे, यूथ समझ रहा है, नौजवान समझ रहा है कि एकमात्र व्यक्ति इस देश को आगे लेके जा सकता है, उसका नाम राहुल गांधी है। जी सर, समझ में आया सर। सर ने काफ़ी सारे मुद्दों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला, और सर का जो थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो अपने लोगों के प्रति डिवोशन है, डेडिकेशन है, ये सर की बातों से हमारे पास निकल के आया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला सर अश्विल पावर शो के लिए, और हम आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस देते हैं सर। थैंक यू।